नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलकियां फिल्म और कला और संस्कृति के क्षेत्र में। लेकिन सबसे पहले अभी तक की बड़ी खबरें। सुपर स्वच्छ लीग श्रेणी में इंदौर बना सबसे साफ शहर। नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किए स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार। 4 श्रेणी में दिए गए 78 पुरस्कार। भारत के पास तेल आपूर्ति के पर्याप्त स्रोत मौजूद। ऊर्जा संवाद 2025 में बोले पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी। कहा, जैसे जैसे आपूर्ति के नए स्रोत सामने आएंगे तेल की कीमतें कम होंगी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार की बड़ी घोषणा। 1 अगस्त से सभी उपभोक्ताओं को हर महीने मिलेगी 125 यूनिट बिजली मुफ्त। पूर्वी इराक के अलकुट शहर में भीषण अग्निकांड। हाइपरमार्केट की 5 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से लगभग 60 लोगों की मौत, 11 अन्य लापता। और भारत के ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा की दुनिया के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन पर शानदार जीत। फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम टूर के चौथे दौर में 39 चालों में दी मात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रतिष्ठित स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार प्रदान किए। सुपर स्वच्छ लीग शहर की 10 लाख से ऊपर की आबादी वाले शहर की श्रेणी में इंदौर को प्रथम पुरस्कार, सूरत को दूसरा, नवी मुंबई को तीसरा और विजयवाड़ा को चौथा पुरस्कार मिला है। इसके अलावा स्वच्छ शहर पुरस्कारों में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में अहमदाबाद सबसे टॉप पर रहा, जबकि भोपाल दूसरा और लखनऊ तीसरे स्थान पर रहा। वहीं 3 से 10 लाख की आबादी वाली श्रेणी में नोएडा को पहला और चंडीगढ़ को दूसरा स्थान दिया गया है। 2024-25 विश्व के सबसे बड़े शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण का 9वां संस्करण है। इस बार स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार की थीम रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल पर केंद्रित रहा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजेताओं को बधाई दी और कहा कि कम आबादी वाले शहरों में संसाधनों की कमी के बावजूद स्वच्छता मित्रों के प्रयास सराहनीय हैं। मित्रों की सुरक्षा से जुड़े प्रयासों और सफाई मित्र सुरक्षित शहर पुरस्कारों के लिए मैं पुनः मंत्री जी और सभी संबंधी लोगों की सराहना करती हूँ। इस पुरस्कार के विजेताओं को भी मैं विशेष बधाई देती हूँ। 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों के पास प्रायः संसाधनों की कमी होती है। इसके बावजूद ऐसे छोटे शहरों ने स्वच्छता के प्रतिमान स्थापित किए हैं। ऐसे छोटे शहरों की स्वच्छता से जुड़े सभी लोग विशेष बधाई के पात्र हैं। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हमारे साथी संवाददाता चंद्रशेखर, और चंद्रशेखर से हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बताएं कि किस तरह से इंदौर ने 8वीं बार इस पायदान पर बना रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2024-25 में 8वीं बार इंदौर ने बाजी मारी है। तो इंदौर लगातार स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों में पहले नंबर पर बना हुआ है। इसी में दूसरे नंबर पर सूरत और तीसरे नंबर पर नवी मुंबई। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों की शुरुआत अब से 7 साल पहले हुई और इसकी शुरुआत के पीछे का बड़ा मकसद ये था कि स्वच्छता को लेकर सिर्फ सरकारी अधिकारियों तक ही ये मुहिम सीमित ना रहे, बल्कि इसमें किस तरह से जनता शामिल हो सकती है और शहर को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों, विभागों से बढ़ते हुए आम जन तक कैसे पहुंचे, ये सबसे बड़ा मकसद था। और ये लगता है कि पिछले 8 सालों में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों में जिस तरह से हर साल एक के बाद एक नए शहर शामिल होते गए स्वच्छता की श्रेणी में, ये बताता है कि ये पुरस्कार ही और ये पूरी मुहिम एक सफल मुहिम के तौर पर साबित हुई है। हालांकि इस बार की जो थीम रखी गई वो रिसाइकिल, रीयूज के आधार पे थी। तो किस तरह से आप कचरा प्रबंधन पे भी
विभाग काम कर रहे हैं और विभागों के साथ जनता का किस तरह का सहयोग है कि रीयूज की दिशा में आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। शहरों को स्वच्छ बनाने की जिम्मेदारी आम जन के साथ साथ विभागों की रही और इंदौर के शहर के लोगों में ये खुशी है कि 8 साल तक लगातार अपने इस पद को इंदौर ने बरकरार रखा है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में भी एक बार फिर इंदौर ने बाजी मारी है। हालांकि इस बार स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार में कई नई श्रेणियों को शामिल किया गया है, जिनमें 10 लाख की आबादी वाली श्रेणी में लखनऊ शहर ने बाजी मारी है। तो ये एक तरह से श्रेणियों को बदलकर और शहरों को किस तरह से शामिल किया जाए आबादी के स्तर पर भी, ये भी इस बार के स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार में सामने आया। हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से चंद्रशेखर जोशी, इस खबर पे बने हुए हैं। चंद्रशेखर, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, हालांकि हम जानते हैं कि 8वीं बार इंदौर ने एक बार फिर बाजी मारी है स्वच्छ शहर की, लेकिन 7 सालों का ये जो पूरा संस्करण है, हासिल क्या किया है? शहरों ने अपने पायदान, अपनी स्वच्छता के पैमानों पर हासिल की है बढ़ोतरी, लेकिन पूरे अगर हम सोच को बदलने की बात करें तो इस पुरस्कार से क्या निकल के आता है? निश्चित तौर पर जैसे आपने कहा ऋतु, ये एक व्यवहार परिवर्तन का विश्व का सबसे बड़ा एक कार्यक्रम कहा जा सकता है, मिशन कहा जा सकता है। और जिस प्रकार से हमने देखा ईंट दर ईंट जिस प्रकार से शौचालय बने, तो ऐसे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि ये केवल स्वच्छता को लेकर के ये कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये एक व्यवहार परिवर्तन का कार्यक्रम है, जिसमें हमें अपने आचार व्यवहार में भी परिवर्तन लाना होगा स्वच्छता को लेकर के। और आप देखें, अब शहरों के बीच एक होड़ मची है और एक सकारात्मक होड़ है। ये होड़ इस बात को लेकर के है कि आप अपने शहर को किस प्रकार से स्वच्छ बनाते हैं, गांव से गली, गली से नुक्कड़ और शहर किस प्रकार से स्वच्छ बनेंगे। और आज एक जिस प्रकार से एक नई पहल यहाँ पर शुरू की गई है, तो आप मान सकते हैं कि 10 सालों का जो सफर रहा है स्वच्छ भारत शहरी का कह लीजिए या फिर स्वच्छ भारत मिशन का पूरा कह लीजिए, इसमें एक नया पड़ाव अब ये आया है कि ये जो 75 या जो 78 कैटेगरीज में जिस प्रकार से चुने गए हैं, अब ये डिफरेंट जो अवार्ड चुने गए हैं, अब ये शहर जो हैं, अब उन 75 या 78 जितने भी शहर हैं, उनको ये लोग आप स्वच्छ करेंगे जो कि अभी लो परफॉर्मिंग है, जहां पर स्वच्छता के को लेकर के अभी जो काम कर रहे हैं लेकिन उस स्तर पर नहीं पहुंचे हैं। तो अब ये शहर जो हैं, अब उन शहरों को सिखाएंगे कि किस प्रकार से कि आप अपने शहर को भी उच्च मानकों तक लेकर के जा सकते हैं। आपने अगर देखा हो कि इन अवार्ड्स में सबसे अच्छी खासियत ये रही है कि इसमें 20,000 से कम की आबादी से लेकर के ऊपर तक, यानी कि 10 लाख से भी ऊपर की आबादी तक के सारे शहरों को चुना गया है। उनमें से सारे शहरों के बीच जो कंपटीशन हुआ और उसमें से लोगों को चुना गया है। तो एक जो पायदान है वो चढ़ा जा रहा है और हर माइक्रो लेवल पर देखा जा रहा है कि गांव या फिर शहर जो है वो किस प्रकार से स्वच्छ हों और अपनी जो स्वच्छता के जो मानक है उनको बढ़ाएं। और लगातार ये मानक जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और तमाम जो शहर है उनके बीच में ये प्रतिस्पर्धा जो बढ़ रही है। तो एक जो बड़ा सवाल आपने किया कि क्या परिवर्तन आ रहा है, तो परिवर्तन सिर्फ यह है कि शहरों के बीच में एक स्वच्छ प्रतिस्पर्धा शुरू हुई है, जो अपने शहरों को स्वच्छ करना चाहते हैं, जो और आगे बढ़ना चाहते हैं और जो विभिन्न प्रकार की तकनीकें अपना रहे हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स के जरिए या फिर जितने जो नवोन्मेष हैं उनके जरिए, कचरा प्रबंधन को लेकर के हो या जो ग्रे वाटर होता है, यानी कि जो किचन से निकला हुआ पानी होता है उसको किस प्रकार से स्वच्छ किया जा सकता है, उसे किस प्रकार से प्रयोग में लाया जा सकता है, और जो पानी है उसकी बर्बादी ना हो उसको लेकर के कैसे काम किया जा सकता है, ट्विन टॉयलेट्स हैं उसका उपयोग किस प्रकार से किया जाए। तो ये तमाम चीजें हैं। ओडीएफ से लेकर के अब हम ओडीएफ प्लस को लेकर के काम कर रहे हैं। साथ ही साथ हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि ठोस कचरा प्रबंधन और जो गीला कचरा प्रबंधन है उसमें किस प्रकार से काम किया जाए, और साथ ही साथ जो वेस्ट मैनेजमेंट का जो काम हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, जैसे कि राष्ट्रपति जी ने भी आज कहा कि इलेक्ट्रिक वेस्ट जो है उसको भी उसका निष्पादन करना भी एक चुनौती है, जिसको लेकर के तमाम जो नवोन्मेष सामने आ रहे हैं उसको देख के उन्हें खुशी होती है कि वो जो नवोन्मेष सामने आ रहे हैं उससे इन समस्याओं का हल जो है वो जो आने वाली पीढ़ी है उन्होंने अपने हाथों में ले रखा है। तो ये जो परिवर्तन है वो व्यक्ति की सोच में आया है, तकनीक से हम लोगों ने हाथ मिलाया है। जो कचरा प्रबंधन को लेकर के होता था कि जो मानव जो जनित जो भी मोबाइल है वो इंसानों द्वारा हाथों से निकाला जा रहा था, उसको अब टेक्नोलॉजी के जरिए जो है वो निकाला जा रहा है। तो एक सोच में जो बदलाव आना चाहिए वो लगातार आ रहा है और शहर अपने आप में कम्पीट कर रहे हैं और एक स्वच्छता के जो नए मानक हैं वो लगातार गिरते चले जा रहे हैं ऋतु। तो ये एक अच्छी खबर
शहरों के लिहाज से कही जा सकती है। जी बिल्कुल चंद्रशेखर, जो आप कह रहे हैं कि इस पुरस्कार ने शहरों में एक तरह से प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया कि कौन ज्यादा कितना साफ, और साथ ही साथ इंदौर जैसे शहर जो लगातार अपने पुरस्कार को बनाए रखे हुए हैं, उनसे भी बहुत सारे ऐसे मॉडल्स हैं जिनको सीख सकते हैं कई ऐसे शहर। क्या ये मंच, क्या ये पुरस्कार या आने वाले समय में किस तरह से एक शहर दूसरे शहर से अपने उन तमाम एक तरह से टेक्नोलॉजी के साथ उस मॉडल को अपनाए, इस पर क्या इस मंच से कुछ आगे बढ़ रहा है? ये तो मैंने कहा कि आज एक नया इनिशिएटिव लिया गया है। ये कहा यह गया है जो भी कैटेगरीज में जितने भी विजेता होंगे, ये तमाम विजेता अब उन शहरों के जो कि लो ग्रेड हैं या फिर जो स्वच्छता के उस मानक तक भी नहीं पहुंचे हैं, उनको ये ट्रेन करेंगे, अपनी उपलब्धियां बताएंगे, अपने जितने भी तकनीकों के जरिए इन्होंने अपने शहरों को स्वच्छ किया है, जिस ट्रीटमेंट को इन्होंने अपनाया है, वो तमाम चीजें जो हैं वो सिखाई जाएंगी इनको, और एक पार्टनरशिप दोनों ही शहरों के बीच में होंगी, ताकि जो शहर हैं वो स्वच्छ हो सकें। इंदौर की जगह आपने बात की, तो इंदौर की जो मानसिकता है वहां पर लोगों की, वो इस प्रकार से है कि वो कचरे को न फैलने दें, न फेंकने दें इधर उधर। इस तरह की उनकी मानसिकता रही है। और अगर आप देखें तो लगातार रात भर उनके यहाँ जिस प्रकार से झाड़ू चलती है और जिस प्रकार से सफाई कार्यक्रम चलते हैं, लोगों में भी इतनी संजीदगी है, चाहे वो रेडी पटरी वाले ही क्यों ना हो, अगर वो अपने दुकान लगा रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, तो साथ ही साथ वो इस बात को इंश्योर करते हैं कि वो जो कचरा है वो कि उनकी पेटी में रहे, और वो जो रोड है वो एकदम साफ रहे। तो ये जो मानसिकता वाली स्थिति है, जो तकनीक है अपनाई गई हैं, ठोस कचरा प्रबंधन को लेकर के भी इंदौर ने काफी अच्छी टेक्निक्स अपनाई हैं। ये तमाम जो तकनीकें हैं ये ट्रांसफर होंगी, जो कि ऐसे ऐसे शहर हैं जो कि अभी उस मानक तक नहीं पहुंचे हैं या फिर उनको अवार्ड नहीं मिला है, लेकिन वो कुछ श्रेणियों में पीछे रहे हों, तो उनको अब ये लोग ट्रेन करेंगे, अपने अपने हिसाब से अपने अनुभव बताएंगे, अपने अनुभव साझा करेंगे, अपनी तकनीकें साझा करेंगे, और कोशिश ये करेंगे कि ये लोग भी आगे आ सकें और आने वाले समय में ये भी अवार्ड पा सकें। बिल्कुल चंद्रशेखर, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार की शुरुआत 10 साल पहले हुई, और लगातार ये देखा गया जहां एक मानसिकता होती थी कि कचरा प्रबंधन की जिम्मेदारी सरकारों की, विभागों की और सफाई कर्मियों की है और स्थानीय लोगों की नहीं है, तो इस पूरी मानसिकता में एक बड़ा बदलाव आया है। शहरों में लोगों ने भी अपनी भागीदारी दी है अपने शहर को स्वस्थ रखने की, स्वच्छ रखने की, और यही कारण है कि कई ऐसे शहर इस बार स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार में वो अपने पायदान को बदलते हुए पुरस्कार हासिल किए। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर पूरी जानकारी के लिए। भारत सरकार ग्रामीण इलाके में भी डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने जा रही है। एआई मिशन के तहत सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मुफ्त ट्रेनिंग देगी। ये ट्रेनिंग कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए दी जाएगी। कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC के 16वें स्थापना दिवस पर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस योजना की घोषणा की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार अपने एआई मिशन के तहत 10 लाख लोगों को फ्री में एआई की ट्रेनिंग देगी, जिसमें 5.5 लाख CSC से जुड़े लोग शामिल होंगे। ग्राम स्तर के उद्यमियों को ट्रेनिंग में प्राथमिकता दी जाएगी। सबको फ्री में एआई की ट्रेनिंग दी जाएगी। एआई मिशन है अपना बहुत अच्छा। उस एआई मिशन के तहत हम लोगों ने टारगेट लिया है कि करीब करीब 10 लाख लोगों को एआई स्किल्स में तैयार करेंगे। तो आप सब उसमें 5.5 लाख VLEs अपने हैं, आप सबको सबसे पहले उसमें प्रेफरेंस दी जाएगी। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में ऊर्जा संवाद 2025 में भाग लिया। भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता और परिवर्तन लक्ष्यों पर केंद्रित ये संवाद स्वच्छ और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस दौरान ऊर्जा संवाद में भारत का हाइड्रोकार्बन आउटलुक 2024-25 भी लॉन्च किया गया। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि हमारे पास पर्याप्त तेल उपलब्ध है, वहीं तेल आपूर्ति के कई स्रोत बन रहे हैं। Is that I'm not worried at all. If something happens, we'll deal with it. If, for instance, major buyers of oil, major suppliers of oil just go off the market, well, there was worry when some of them went off the market earlier, which same thing happened. You either divert. वो हमारे यहाँ कहावत है ना, एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है. I think we've got a lot of scope in that. There are a lot of new suppliers coming on the market. Our own E&P is going to go up soon. We have enough oil. केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने तेल और गैस के क्षेत्र में अन्वेषण और विकास के महत्व पर जोर दिया।
The Prime Minister's mindset is we have to change this and we have to do E&P now because it's part of our overall philosophy, our self-reliance, Atmanirbhar, etc. But you know, we think that with all the fundamental progress we are making, and we made a lot of progress in biogas, biofuels, we've gone to 20%, green hydrogen, great story, but you will still need traditional energy for a long time. For that, you must do E&P. So we brought this act, and even after the act was finally cleared by both houses of parliament, we put the implementing regulations on the net. स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए FSSAI ने अपने ऑफिस में शुगर और ऑयल बोर्ड लगाया है। ये बोर्ड भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण दफ्तर के कॉरिडोर और सीढ़ियों के पास लगाया गया है ताकि आते जाते कर्मचारी उसको देख सके। साथ ही FSSAI के कैंटीन में भी बोर्ड लगाया गया है। चूंकि अत्यधिक चीनी और तेल का सेवन करने से मोटापा सहित जीवन शैली से जुड़ी कई बीमारियां होने का खतरा रहता है, इसलिए इसे एक अच्छी पहल के तौर पर देखा जा रहा है। It's a very good initiative by Ministry of Health and Family Welfare, which FSSAI is also being promoting, and we have put sugar board, oil board across our office to make people aware that we should control our sugar and oil in the diet we are taking. देखिए यूजुअली जब हम कैंटीन्स में खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, इतना माइंड नहीं करते कि चाय में कितनी चीनी ले ली, कितना नमक डाल लिया, ऊपर से स्प्रिंकल कर लिया। बट यू नो, जब से बोर्ड लगे हैं, लोग खाने में थोड़ा कॉन्शियस हो गए हैं कि चीनी यार एक ही चम्मच डालनी है या इतना ही लेना है जितना अमाउंट बताया गया है। थोड़ा गिल्ट वाला फैक्टर आ गया है। तो आई थिंक ये सरकार की तरफ से बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। सो आई रियली अप्रिशिएट इट। एंड अपार्ट फ्रॉम कंट्रोलिंग की सॉल्ट, शुगर एंड ऑयल कंजम्पशन, इसके साथ साथ मुझे लगता है फिजिकल एक्टिविटी करना भी बहुत ज़रूरी है। मुझे बहुत अच्छा लगा आज मैं जब कैंटीन चाय पीने आया, शुगर बोर्ड और ऑयल बोर्ड देखा। इससे हमें पता चलता है कि हम जो भी खाना खा रहे हैं उसमें कितनी चीनी है, कितना ऑयल है। तो इससे हमें बहुत मदद मिलेगी कि हम जो खा रहे हैं वो सोच समझ कर खाएं और हमें पता हो कि भाई जो ये खा रहे हैं उसमें इतना चीज़ है। तो काफ़ी कॉन्शियस चॉइसेस करने में हमको बहुत हेल्प मिलेगी और ये करना भी चाहिए। देखिए, शुगर और ऑयल तो हमें धीरे धीरे कम करते ही जाना है और एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाना है। The oil and sugar board, as per the FSSR norms, we should not take it, and should be in a proportionate form. Like we have to avoid it in all the food commodities, not even in the sugary drinks. We should not take. We have to consume fresh fruit and avoid like roasted items. So we avoid all this oil and ghee products, especially for healthy lifestyle and being for the long life also. You should avoid all these things. और मीडिया प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा, इन वीडियोस पे ना जाएं। अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं। नुकसान आपका होगा। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। नीतीश कुमार ने एक्स पर कहा है, हम लोग शुरू से ही सस्ती दरों पर सभी को बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। अब हमने तय कर दिया है कि 1 अगस्त 2025 से यानी जुलाई महीने के बिल से ही राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। इससे राज्य के कुल 1,67,00,000 परिवारों को लाभ होगा। हमने ये भी तय किया है कि अगले 3 वर्षों में इन सभी घरेलू उपभोक्ताओं से सहमति लेकर उनके घर की छतों पर अथवा नजदीकी सार्वजनिक स्थल पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर लाभ दिया जाएगा। कुटीर ज्योति योजना के तहत जो अत्यंत निर्धन परिवार होंगे उनके लिए सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए पूरा खर्च राज्य सरकार करेगी या बाकी बचे के लिए भी सरकार उचित सहयोग करेगी। इससे घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली का 125 यूनिट तक कोई खर्च नहीं लगेगा।
साथ ही साथ राज्य में अगले 3 वर्षों में एक अनुमान के अनुसार 10,000 मेगावाट तक सौर ऊर्जा उपलब्ध हो जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एनडीए सरकार, डबल इंजन की सरकार, जो बड़े निर्णय ले रहे हैं वो गरीबों के हित में ले रहे हैं। आपने देखा कि बिहार के मुख्यमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों के लिए कितना बड़ा बड़ा फैसला लिए। आज 400 से 1100 सामाजिक सुरक्षा पेंशन, और अब तो समझिए 1,80,86 लाख उपभोक्ता को, घरेलू उपभोक्ता को बिजली में कितनी बड़ी राहत होगी। जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है 125 यूनिट फ्री, मतलब 1,67,00,000 परिवार, टोटल कंज्यूमर बिहार में 1,87,000 है, उसमें से 1,67,00,000 125 मेगावाट ही यूज करता है और उनको बिजली फ्री हो गया। लेकिन अगले 3 साल में उनके घर पे या घर पे जगह नहीं है तो कोई कॉमन जगह पर ये सोलर से जोड़ दिया जाएगा। उसमें जो कुटीर योजना वाले हैं, घर है जिनका, तो वो करीब 56 लाख है, उनके घर में तो फ्री सोलर लगा दिया जाएगा। रेस्ट में 50% बिहार सरकार सब्सिडी दे रही है। आप लोग जानते हैं कि जल जीवन हरियाली जब मुख्यमंत्री जी शुरू किए थे, उस समय उनका योजना था कि सोलर को प्रमोट करना, और उसी बैकग्राउंड में यह है कि अगले 3 साल में सारे घरों पे सोलर लग जाएगा। और इस पूरी खबर पर पटना से मधुरेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मधुरेश, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले कई दिनों से कई योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं, और हालिया 125 बिजली की यूनिट फ्री की जो घोषणा है, ये एहसास तो करा रही है कि चुनाव नजदीक हैं। हवाला ये दिया जा रहा है कि 1,67,00,000 परिवारों को इससे लाभ होगा। लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है कि किस तरह से आने वाले समय में सौर ऊर्जा संयंत्रों को उन परिवारों के एक तरह से घरों पर लगाया जाएगा और फिर बिजली उससे मिलेगी। लेकिन टाइमिंग पर कई बड़े सवाल हैं, तो इस योजना की घोषणा को किस तरह से देखा जा रहा है? देखिए, मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहूंगा कि आज से अगर जब नीतीश सरकार जब आई बिहार में, उसके पहले की वक्त को अगर आप याद करें तो राजधानी में 12 घंटे बिजली उपलब्ध होना एक बहुत बड़ी बात हो जाती थी। लेकिन जब नीतीश कुमार राज्य में आए और उन्होंने बिजली गांव-गांव तक पहुंचाने को मिशन मोड में लेकर के काम शुरू किया, और जिसका असर ये है कि आज बिहार के रिमोटेस्ट एरिया में बिजली उपलब्ध है। तो आप जब समझ सकती हैं कि एक इतने बड़े मिशन को एक मुख्यमंत्री फेज बाय फेज में कैरी करके आज गांव-गांव तक बिजली पहुंचा सकता है, तो निश्चित रूप से जब ये योजना अगर लॉन्ग टर्म की है तो इसको भी बहुत अच्छे से बेहतर ढंग से पूरा किया जाएगा। और जो सरकार की योजना है उसके तहत 10,000 मेगावाट बिजली जो है वो सौर ऊर्जा से उत्पादित करना है। अगर इतनी बिजली सौर ऊर्जा से स्वच्छ ऊर्जा हम उत्पादित कर पाते हैं तो इसका सीधा जो फायदा है वो बिहार के आम लोगों के साथ उद्योग व्यापार को भी मिलेगा, जिससे जो बिहार के का जो जीडीपी है, जो ग्रोथ है, वो काफी तेज होगा। जी मधुरेश, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि इसके बोझ को राज्य सरकार उठाने के लिए कितनी इस समय तैयार दिखाई देती है। 3-4 महीने के बाद चुनाव है, उससे पहले इस घोषणा की क्या तैयारी की गई है, क्या होमवर्क था, किस तरह से जो बिजली देने वाली जितनी कंपनियां हैं उनको क्या किसी तरह का नुकसान नहीं होगा? क्योंकि इस तरह के मॉडल को चुनाव से पहले हम कई जगह देख चुके हैं जिसके कुछ एक तरह से दूरगामी बहुत अच्छे असर नहीं होते हैं। उसमें दिल्ली का भी एक मॉडल है। देखिए, मेरी बात साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के एक अधिकारी से हो रही थी, तो यही सेम सवाल मैंने उनसे भी पूछा कि जैसे दिल्ली में फ्री बिजली और कई स्टेट में था, तो उसके बाद जो स्थिति थी वो काफी खराब हो गई। तो उन्होंने बताया कि हम सिर्फ बिजली फ्री दे नहीं रहे हैं, हम बनाने की बात कर रहे हैं। जी मधुरेश से हम बात करेंगे। मधुरेश, जिस तरह से बता रहे हैं कि करीब 1,67,00,000 परिवारों को इस योजना से लाभ होने जा रहा है। बिहार में नीतीश कुमार ने ताज़ा एक तरह से लोगों को एक घोषणा करते हुए कहा है कि 125 यूनिट बिजली की अब मुफ्त दी जाएगी।
इसका ऐलान किया। ऐलान के साथ ही उन्होंने कहा कि ये जुलाई से ही लागू हो जाएगा। जी मधुरेश, आप अपनी बात को पूरा कर रहे थे। हाँ, तो हमारी बात जब हुई अधिकारी से तो उन्होंने कहा कि सिर्फ बिजली हम फ्री देने की बात नहीं कर रहे हैं, हम बिजली बनाने की बात कर रहे हैं। अभी तक जो भी स्टेट बिजली फ्री दे रहे थे वो सिर्फ फ्री की रेवड़ी बांट रहे थे, वो बनाने के बारे में नहीं सोच रहे थे। तो हमारे पास में पूरा एक बैकअप प्लान मौजूद है कि अगर हम फ्री बिजली दे रहे हैं तो उससे बाद में कैसे रेवेन्यू जनरेट करें, भले ही वो फेज वाइज क्यों ना हो। और जब वो सारे फेज कंप्लीट हो जाएंगे तो एक बड़ा जो बिजली का रेवेन्यू मॉडल भी होगा हमारे पास में, और लोगों के लिए एक स्वच्छ जो ऊर्जा उपलब्ध कराना, बिहार सरकार की जल जीवन हरियाली मिशन के तहत जो कार्यक्रम शुरू किया गया था उसका भी एक बड़ा सक्सेस नजर आएगा। मधुरेश, हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से नीतीश कुमार जो घोषणाएं कर रहे हैं, कैबिनेट के जो फैसले ले रहे हैं, उन्हें बिहार का विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि ये चुनाव से पहले की घोषणाएं हैं। तो इस घोषणा को, ताजा 125 बिजली यूनिट मुफ्त देने के ऐलान को किस तरह से विपक्ष देख रहा है? देखिए, विपक्ष तो निश्चित रूप से हर मसले को लेकर के राजनीति कर रहा है। विपक्ष ने जो बिहार में जो विधानसभा चुनाव को लेकर में मुद्दों को लेकर के जब उतरने की बात हुई, लोकसभा के बाद जब विधानसभा की तैयारी शुरू हुई तो विपक्ष जो था वो विकास के मुद्दे को लेकर के आ रहा था, मगर विकास का जो मुद्दा था वो काफी चलता हुआ विपक्ष के लिए दिखा नहीं। फिर रोजगार के मुद्दे पर विपक्ष ने बात करना शुरू किया। नीतीश कुमार ने बताया उसका भी काउंटर किया। राज्य में अभी तक 38 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी दी जा चुकी है राज्य सरकार के द्वारा। इसके अलावा अब जो 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की बात है वो भी कैबिनेट में अप्रूव हो गई है। इसके अलावा 35% महिलाओं को जो आरक्षण की बात थी उसमें डोमिसाइल नीति लागू कर दी गई है। इसका अर्थ है कि सिर्फ बिहार की महिलाओं को ही वो मिलेगा। तो तमाम ऐसी चीजें की जा रही हैं जिससे आम लोगों का फायदा हो, और ऐसे में विपक्ष के सामने बड़ी मुश्किल ये भी है कि वो किस तरीके से आने वाले विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों को लेकर के उतरे। तो निश्चित रूप से राजनीति उनका करना लाजमी है। क्या मधुरेश, लगातार जो ऐलान, 8 ऐसे बड़े फैसले लिए जा चुके हैं नीतीश कुमार के द्वारा जो महिलाओं से, युवाओं से जुड़े हैं, शहर के एक तरह से उसको बेहतर बनाने के लिहाज से, शहरी विकास के लिहाज से जुड़े हुए हैं, और ये ताज़ा ऐलान बिजली उपभोक्ताओं के लिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि विपक्ष के लिए एक एक करके वो ऐसे मुद्दे जो चुनाव में बड़े मुद्दे बन सकते हैं उन्हें खत्म कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम 2015 के चुनाव की तरफ जाएं तो 2015 से पहले एक बड़ी मांग थी बिहार की महिलाओं की शराबबंदी, और उसे चुनाव में जाने से पहले ही नीतीश कुमार ने कहा था कि मैं अगर चुन के आता हूं तो मैं पहला निर्णय यही लूंगा, और ये उन्होंने किया भी। 2015 के बाद उनका पहला निर्णय यही था कि राज्य में शराब को बंद करना। तो ऐसे में ये जो तमाम निर्णय लिए जा रहे हैं, क्या विपक्ष के लिए कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा जा रहा है सरकार द्वारा चुनाव में जाने के लिए? हाँ, निश्चित रूप से 2015 का जो चुनाव था उसमें जाने से पहले जिस तरीके से नीतीश कुमार ने वादा किया था और उसको पूरा किया और ऐतिहासिक फैसला लिया, उसका असर आज भी बिहार में देखने को मिल रहा है। उसी तरीके से नीतीश कुमार डेली मास्टर स्ट्रोक लगा रहे हैं और विपक्ष के पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं छोड़ रहे हैं, कोई मजबूत मुद्दा नहीं छोड़ रहे हैं जिसको लेकर के विपक्ष लोगों के पास जा सके। हालांकि जहां तक बात करें नीतीश कुमार की और एनडीए सरकार की, उसके पास में कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के वो लोगों के पास में जा सकती है, जैसे विकास हुआ, बेहतर स्कूलिंग हुई है, शिक्षा व्यवस्था बेहतर हुई है, राज्य में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो काफी बेहतर हुई है। जो पहले पीएससीज थे उनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी और आज के डेट में पीएसएस की स्थिति काफी बेहतर हुई है। इसी के तरीके से अगर रोजगार की भी बात करें तो एक बड़ा वर्ग था जिसके पास में रोजगार नहीं था। आज मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत हजारों लाखों लोग रोजगार से जुड़ चुके हैं। बड़ी संख्या में उद्योग जो हैं वो स्थापित हुए हैं। सिर्फ पटना ही नहीं, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सिवान, मधुबनी, इस तरह के जो क्लास बी सिटीज भी हैं वहां पे भी बड़े बड़े उद्योग स्थापित हुए हैं। और ऐसा सिर्फ संभव हो सका है नीतीश कुमार के जो जी मधुरेश, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो अगर 2024 के चुनाव के बाद से हम देखें तो जो राज्यों में चुनाव हुए हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, ये वो चुनाव रहे जहां एनडीए या भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जीत दर्ज की है।
बिहार एक ऐसा राज्य रहा है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए कि जिसमें अभी तक वो कामयाबी भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिली है। इस बार किस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि इन पूरे 8 फैसलों को देखने का एक दूसरा नजरिया ये भी है कि चुनाव से पहले जिस तरह से लगातार ऐलान किए जा रहे हैं, क्या एनडीए भारतीय जनता पार्टी को इस बार भी चुनाव में एक बड़ी टक्कर विपक्ष से मिलती दिख रही है? देखिए, जहां तक विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष के पास अभी फिलहाल जातिवाद के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। और जिस तरीके से बिहार की जो एक बड़ी आबादी है वो शिक्षित हुई है, उसके पास रोजगार आया है, तो ये कहना जरा मुश्किल अभी होगा कि वो जातिवाद को कितना बड़ा मुद्दा मान करके काम करती है। लेकिन अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो पिछले बार के जो इलेक्शन थे, मतलब लोकसभा के जो इलेक्शन थे, उसमें वोट परसेंट जो था वो एनडीए का काफी बेहतर हुआ है विपक्ष के मुकाबले। और ऐसी ही जो ऐसे अगर आप देखेंगे जो मधुरेश हमारे साथ जिस तरह से लगातार बता रहे हैं कि बिहार की जनता के लिए ये तय करना होगा कि जिस तरह से लालू प्रसाद यादव के एक जंगल राज को आरजेडी के राज में देखा गया और नीतीश कुमार में राज्य ने जो विकास यात्रा अपने राज्य में शुरू की है, उस यात्रा को जनता आगे जारी रखना चाहेगी या नहीं, ये तय करना होगा। और यही कारण है कि मौजूदा जो 8 बड़े फैसले नीतीश कुमार ने लिए पिछले कुछ समय में, इनको 2 तरीके से देखा जा रहा है। तेजस्वी यादव ने एक रैली की जिसमें अपना शक्ति प्रदर्शन किया और उसके बाद से लगातार नीतीश कुमार जिस तरह के ऐलान कर रहे हैं और चुनाव में जाने से पहले एक विकसित बिहार का एक खाका जनता के सामने रख रहे हैं। मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। सर बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण के मामले में जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के कई ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी जारी है। आज सुबह 5 बजे से ही छांगुर के सभी ठिकानों पर बलरामपुर से लेकर मुंबई तक ईडी छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। इसमें बलरामपुर के 12 ठिकाने और मुंबई के 2 ठिकाने शामिल हैं। गौरतलब है कि यूपी एटीएस ने छांगुर और उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन को गिरफ्तार कर पूछताछ की, जिनमें कई अहम खुलासे हुए हैं। एटीएस को नसरीन से पूछताछ में कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली थीं, जिन्हें ईडी के साथ साझा किया गया। ईडी ने इसी आधार पर छापेमारी की कार्रवाई की है। इस मामले के एक आरोपी नवीन ने शहजाद शेख को 2 करोड़ ट्रांसफर किए थे, जिसके बाद शहजाद शेख के बांद्रा और माहिम आवास पर छापेमारी की गई। 100 करोड़ के ट्रांजैक्शन के साथ हवाला और विदेशी खातों के मामले में भी ईडी जानकारी एकत्रित कर सकती है। छांगुर के यूपी और मुंबई के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी जारी है। यूपी एटीएस ने छांगुर और उसकी सहयोगी नसरीन से जो पूछताछ की, उसके आधार पर कई ऐसे खुलासे हुए जिसको लेकर ईडी इस समय उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक छापेमारी कर रही है। रामेंद्र सिंह लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए। रामेंद्र, क्या अपडेट है? यूपी से लेकर मुंबई तक ईडी के छापे लगातार जारी हैं। देखिए, लगातार हो रही छापेमारी का प्रभाव दिखने लगा है। लगभग 30 खातों को 30 खाते हैं जिनकी जांच की जा रही है। 18 खातों से जो निकल करके सामने आया है उसमें लगभग अब तक 67 करोड़ का ट्रांजैक्शन किया गया। उसके अलावा जो चीजें निकल करके आ रही हैं वो ये है कि मुंबई से लेकर के यहाँ तक जो पूरा नेक्सस है, आप देखिए कि पीलीभीत, देवरिया, कुशीनगर, पडरौना, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती,
ये ऐसे जिले हैं जिन पर तो काम कर ही रहा था पूरा संगठन। उसके अलावा अब आप देखिए कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में भी काम कर रहा। कर्नाटक की जिस लड़की ने अपने बयान दिए हैं, अगर उनके बयान सुन ले तो आपको लगेगा कि किस निर्दयता के साथ ये लोग काम कर रहे थे। इनके लिए वो व्यक्ति नहीं, कोई पार्ट है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा था। दुबई भेजा जाएगा, बहराइच भेजा जाएगा और उसके साथ तमाम ऐसी घटनाएं हैं जिनको आप अगर सुन लें तो शायद जनता इनको बाहर न निकलने दे, कानून व्यवस्था तो बाद में करेगी। तो इस तरीके के हालात है, लेकिन सारे लोग शिकंजे में हैं। कल एटीएस की टीम गई थी गोंडा में, जिस व्यक्ति का जो इनका सहयोगी था उसकी जांच की गई तो पता लगा उसकी डेथ हो गई। तो एटीएस, एसटीएफ और ईडी समेत तमाम एजेंसियां काम कर रही हैं, क्योंकि ये बड़ा नेक्सस है और अगर इस तरीके के नेक्सस नहीं तोड़े गए तो डेमोग्राफी चेंज का जो इन लोगों का नेटवर्क है, नेपाल बॉर्डर के जो तराई वाले जिले हैं उनको इस तरीके से भरा जाए कि वो उत्तर पाकिस्तान से लेकर पूर्वी पाकिस्तान का गलियारा बने, जिनका पुराना एजेंडा है उस पर ये लोग काम कर रहे। तो उस एरिया को पर मुख्यमंत्री लगातार फोकस थे, उन्होंने जितने मदरसे थे, जितनी अवैध मस्जिदें थी वो गिराई और जिस तरीके से अवैध निर्माण किए जा रहे थे वो गिराए गए। तो राज्य सरकार पूरी तरीके से अलर्ट है और अब आप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कह दिया है कि ऐसे दरिंदों को कतई छोड़ा नहीं जाएगा और केंद्रीय एजेंसियां जिस तरह काम करी तो उम्मीद बंधी है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ऋतु जी रामेंद्र, ये पूरा मामला छांगुर का जब से खुला है, इसमें अब धर्मांतरण करने वाला मामला तब भी थोड़ा छोटा दिखाई देता है। उससे बड़ी समस्या ये है कि किस तरह से 100 करोड़, ये बड़ी संख्या है रामेंद्र, 100 करोड़ के अगर ट्रांजैक्शन होते हैं उत्तर प्रदेश से लेकर मुंबई तक और देश के अलग अलग हिस्सों में फैले हुए हैं, अलग अलग हिस्सों से लोग आ रहे हैं, एक पूरा नेक्सस है। तो आखिर उस मासूम जनता जिसका धर्मांतरण पैसे देके करा दिया गया वो तो बहुत छोटी चीज अब हो गई। बड़ी बात यह है कि वो कौन से बड़े नाम, बड़े चेहरे हैं, बड़े अधिकारी हैं जो इस तरह के सरगनाओं को पहले पालते हैं, पोसते हैं, फिर बड़ा बनाते हैं और समाज के लिए एक तरह से खतरा बना देते हैं। जो आज धर्मांतरण के नाम पे छांगुर कर रहा है उसको एक तरह से उस पूरे नेक्सस को खाद पानी तो व्यवस्थाओं ने, अधिकारियों ने और सिस्टम ने दी है, तो उस पर कब सख्त कार्रवाई होने जा रही है और कौन बड़े नाम शामिल है, ये कब खुलासा होगा? रितु 2% के लोग इतने बड़े नेक्सस का निर्माण न कर पाते अगर अधिकारियों ने पहले ध्यान दिया होता। 100 करोड़ के ट्रांजैक्शन जो दिख रहे हैं इससे ज्यादा का है, क्योंकि अभी हवाला के जरिए जो पैसा है, जो विदेशी खाते हैं वो नहीं हुए। केवल 30 में से 18 खाते चेक किए गए, उनमें 67 लाख का 67 करोड़ का ट्रांजेक्शन है। ये अब 18 खातों की बात जब तक सूत्रों से निकल करके आ रही है। एक बात और सामने आई कि एक बड़ा मकान था जिसमें आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, उसकी भी शिनाख्त की जा रही कि वो कहाँ है और कौन लोग रहते थे। तो ये पूरी तरीके से राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे। ये लोग तो धर्मांतरण तक सीमित नहीं है, धर्मांतरण तो इन्होंने 1000 से लेकर 1500 भारतीय महिलाओं का किया, सनातन की लड़कियों का किया, वो टारगेट थे। लेकिन ये राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हैं और इनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि अगला कदम कोई उठाने का साहस न कर सके। ऋतु, स्टेट गवर्नमेंट इस तरीके से काम करने की तैयारी में लगी हुई है और लगातार सारी एजेंसियां काम कर रही है। ऋतु जी हाँ, बिल्कुल रामेंद्र, भारत जैसे देश में अगर छांगुर जैसे लोग बड़े हो जाएं और उनकी पूरा एक साम्राज्य स्थापित हो जाए तो बड़ा सवाल व्यवस्था, अधिकारियों और सिस्टम पे होता है कि आखिर कितना लचीला सिस्टम है कि ऐसे लोग अपने साम्राज्य को बड़ा कर पाते हैं, अपनी मंशाओं को पूरा कर पाते हैं, अपने मंसूबों को पूरा कर पाते हैं। धन्यवाद रामेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। और छांगुर पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। हमने देखा है जिस तरह से अभी तक की जानकारी में जो आया है, ईडी उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक छापेमारी कर रही है। जो अभी तक की सारी जानकारियां सामने आई हैं जिनमें 100 करोड़ के ट्रांजैक्शन को लेकर कई ऐसे बड़े खुलासे हुए हैं जिसकी तफ्तीश इस समय जारी है। और राजस्थान में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। कल के उमस भरे मौसम के बाद आज से राज्य में भारी बारिश की संभावना है। कोटा और भरतपुर डिवीजन में बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जयपुर और अजमेर में भी बादल मेहरबान रहेंगे और बारिश की संभावना है। पूर्वी राजस्थान में अगले 48 घंटे में भारी बारिश, जबकि पश्चिमी राजस्थान में हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। बारिश का सबसे ज्यादा असर कोटा, बारा और सवाई माधोपुर में देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने इन इलाकों के लिए भारी बारिश की चेतावनी दी है। 20 से अधिक जिलों में शाम से बारिश का प्रभाव दिखेगा। आज दोपहर तक अधिकतर जिलों में मौसम साफ रहेगा। पिछले 24 घंटे में राज्य के कई इलाकों में बारिश हुई। बारिश के चलते टोंक जिले के बीसलपुर डैम के जलस्तर में 6 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई। डैम में 30 टीएमसी पानी भर चुका है, जो कुल क्षमता का
78% है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। विशेषकर कोटा और भरतपुर डिवीजन में जलभराव और बिजली गिरने की घटनाओं को लेकर सावधानी बरतने को कहा गया है। उधर उत्तराखंड में आज प्रदेश भर में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। सुबह से ही राज्य की राजधानी देहरादून, नैनीताल और कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है और बाकी जिलों में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने आज देहरादून, नैनीताल सहित 5 जिलों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है, जबकि अन्य क्षेत्रों में भी गरज चमक के साथ तीव्र बौछारें पड़ सकती हैं। साथ ही आकाशीय बिजली चमकने की भी आशंकाएं हैं। ऐसे में वहां जिलाधिकारी को ऑरेंज अलर्ट के तहत अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। बारिश के कारण राज्य में 58 से ज्यादा सड़कें बंद हैं, जिन्हें खोलने का प्रयास जारी है। उत्तराखंड में भारी बारिश के मद्देनजर प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पहाड़ से लेकर मैदान तक बौछारों का पूर्वानुमान है। उत्तराखंड में देहरादून, नैनीताल और कई जिलों में अलर्ट जारी है। देहरादून में भी रुक रुक कर बारिश जारी है। 5 जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। और जम्मू और कश्मीर के ऊंचे इलाकों में लगातार खराब मौसम के बीच भारतीय सेना ने एक बार फिर अमरनाथ यात्रियों के जीवन की सुरक्षा के लिए अपनी अटूट प्रतिबद्धता दिखाई है। भूस्खलन के दौरान इलाके में फंसे लगभग 500 यात्रियों को टेंट में ठहराया। इसके अलावा अन्य 3000 तीर्थयात्रियों को बरारी मार्ग और जेड मोड़ के बीच स्थित लंगरों में शरण मिली, जहां उन्हें आवश्यक आश्रय और भोजन उपलब्ध कराया गया। 16 जुलाई 2025 की शाम 7 बजे लगातार बारिश के कारण रायल पथरी और बरारी मार्ग के बीच रेड मोड़ पर भूस्खलन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप यात्रा रुक गई और बड़ी संख्या में तीर्थयात्री फंस गए। तत्काल प्रतिक्रिया में बरारी मार्ग में तैनात सेना की टुकड़ी तुरंत हरकत में आई। भारतीय सेना की क्यूआरटी टीमों ने प्रतिकूल मौसम बीमार यात्रियों को चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाई। क्षेत्र में सभी यात्रियों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के प्रयास जारी हैं। आया था, गुफा में गए थे, हमने दर्शन किए और नीचे आ रहे थे। रास्ते में कुछ स्लाइडिंग हो गई है, उसकी वजह से आर्मी ने पूरा बंदोबस्त कर रखा है। और केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जयपुर में इस समय सहकार और रोजगार उत्सव सम्मेलन में संबोधित कर रहे हैं। भारत माता की। भाई बारिश है, मैं समझ रहा हूं, मगर आवाज ऐसी नहीं होनी चाहिए। दोनों हाथ उठाकर समग्र राजस्थान के किसान और सहकारिता को मजबूत करने के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस सहकारिता सम्मेलन में मेरे साथ मंच पर उपस्थित श्रीमान भजनलाल शर्मा जी, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने राजस्थान के विकास को हरदम आगे बढ़ाया, श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जी, मेरे साथी मंत्री, यहीं के जनप्रतिनिधि श्रीमान गजेंद्र सिंह शेखावत जी, श्रीमती दिया कुमारी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा जी, माननीय उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, जिनके निमंत्रण पर मैं आज यहां आया हूं, भाई गौतम दत्त जी, हमारे प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष श्रीमान मदन राठौड़ जी, श्री आशीष कुमार भूतानी, सचिव सहकारिता श्री सुधांशु पंत जी, मुख्य सचिव राजस्थान, और आज इतनी बारिश में जहां तक नजर पड़े मुंड ही मुंड दिखाई पड़ते हैं। इतनी बड़ी संख्या में आए हुए सभी सहकारिता के कार्यकर्ताओं को मेरा प्रणाम। अरे हो गया भाई, सुन लिया, तुझे देख भी लिया, अब थोड़ा शांति रखो। भाइयों बहनों,
सबसे पहले वीरता, देशभक्ति और धर्म संरक्षण के प्रति बलिदान की इस महान भूमि राजस्थान को मैं प्रणाम कर बात की शुरुआत करना चाहता हूं। यही भूमि है जिसने वीर राणा सांगा, महाराणा प्रताप, वीर दुर्गादास राठौड़, पृथ्वीराज चौहान, महारानी पद्मिनी, पन्ना दाई और भामाशाह जैसे दानवीरों को भी जन्म दिया। और आज भी देश की सीमाओं की सुरक्षा की जब बात आती है, सबसे ज्यादा जवान जिन राज्यों में से जाते हैं उसमें से एक मेरा राजस्थान है। ये राजस्थान की वीर भूमि। मैं राजस्थान की वीर भूमि को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। आज परमवीर चक्र निर्मल सिंह सेखों की जन्मतिथि है। निर्मल सिंह जी ने अतुल्य पराक्रम कर अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए साहस और शौर्य और बलिदान दिखाया। मैं निर्मल सिंह जी को भी मनपूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। भाइयों बहनों, 2025 का वर्ष सहकारिता वर्ष के रूप में मोदी जी ने ही इसका अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष का उद्घाटन किया। जब यूएन ने तय किया और एक सर्च किया गया कि सहकारिता वर्ष की शुरुआत कौन से राज्य से की जाए, कौन से देश से की जाए, तो उन्होंने हमारे भारत को पसंद किया और मोदी जी ने सहकारिता वर्ष का उद्घाटन किया। और आज सहकारिता वर्ष के उपलक्ष्य में 24 अन्न भंडारण गोदाम, 64 मिलेट्स आउटलेट्स, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण का वितरण, दूध उत्पादक समितियों को माइक्रो एटीएम का वितरण, 2 उत्कृष्ट पैक्सों का सम्मान, प्राइमरी डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑनलाइन पंजीकरण और दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त अभियान की सफलता की कहानियों के पुस्तक का विमोचन। ये सारी चीजें यहां पर हुई हैं। जब आज राज्य भर से सहकारिता के साथ जुड़े हुए नेता और कार्यकर्ता आए हैं, मैं आप सभी को कहने चाहता हूं कि विगत 100 साल के अंदर सहकारिता ने देश के विकास में बड़ा योगदान दिया है, मगर आने वाले 100 साल सहकारिता के 100 साल है। हर गांव, हर विकास, हर गांव, हर गरीब, हर किसान तक सहकारिता को पहुंचाने के लक्ष्य के साथ नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र सरकार में एक स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय स्थापित किया है। आज 98% ग्रामीण क्षेत्र में सहकारिता की सक्रिय भूमिका है। देश का धान और गेहूं की खरीदी में लगभग 20% योगदान सहकारिता का है। उर्वरक के उत्पादन में 35% उर्वरक सहकारिता के माध्यम से उत्पन्न होता है। 30% चीनी सहकारिता के माध्यम से उत्पादित होती है और 20% से ज्यादा फेयर प्राइस शॉप भी कोऑपरेटिव के माध्यम से चलते हैं। 8,50,000 कोऑपरेटिव के माध्यम से 31 करोड़ लोग सहकारिता से जुड़े हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की। 4 साल के अंदर हमने 61 इनिशिएटिव के माध्यम से सहकारिता को मजबूत करने का काम किया है। 2 लाख नए पैक्स बनाने का काम शुरू हो गया है। उसमें से 40,000 पैक्स बना लिए गए हैं।
सभी पैक्स का कंप्यूटराइजेशन समाप्त कर दिया गया। सभी पैक्स के मॉडल बायलॉज सभी राज्यों ने स्वीकार कर लिए हैं और इसके साथ साथ गोडाउन बनाने का काम भी शुरू हुआ है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट और बीज संवर्धन के लिए नई समितियां बनी हैं। दलहन, तिलहन और मक्का जो नाफेड और एनसीसीएफ के ऐप पर रजिस्टर कराता है, वो सभी किसानों का दलहन, तिलहन और मक्का एमएसपी पर खरीदने की गारंटी नरेंद्र मोदी जी ने दी है। इसके साथ साथ अगर बाजार में दाम ऊपर है तो उसको बाजार में बेचने की भी खुली छूट दी है। मित्रों, आज राजस्थान देश के कृषि विकास में बहुत बड़ा योगदान कर रहा है। ग्वार का उत्पादन 90% से ज्यादा हमारे राजस्थान में है। 46% सरसों, 44% बाजरा, 22% तिलहन और 15% मिलेट्स के साथ ये सभी उत्पादन में राजस्थान देश में पहले नंबर पर है। 18% मूंगफली के साथ दूसरे नंबर है। ज्वार, चना, दलहन और सोयाबीन में ये तीसरे नंबर पर है। और मित्रों, मोदी जी ने 11 साल में गेहूं की एमएसपी में 73% की वृद्धि, चने की एमएसपी में 82%, सरसों में 95% और मूंगफली में 82% वृद्धि करने का काम किया है। आज मैं राजस्थान आया हूं। राजस्थान को पूरा देश ऊंटों की भूमि के रूप में जानता है। हमने कोऑपरेटिव का उपयोग कर ऊंटों का नस्ल संरक्षण और ऊंटनी के दूध का औषधीय गुणों के परीक्षण पर रिसर्च शुरू किया है, जिससे आने वाले दिनों में ऊंटों के अस्तित्व पर कोई खतरा नहीं आएगा। भाइयों बहनों, आज मैं आया हूं तब आज राजस्थान सरकार ने भी इतने कम समय में ढेर सारे काम किए। ये पूरा राजस्थान पेपर लीक से त्रस्त था। एसआईटी गठन कर एक कठोर संदेश पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ राजस्थान की सरकार ने भेजा है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में भजनलाल के नेतृत्व में 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए। 3 लाख करोड़ के एमओयू पर काम भी शुरू हो गए। पेट्रोल और डीजल के वेट में कटौती की, 450 रुपये में एलपीजी का सिलेंडर दिया और इसके साथ साथ राम जल सेतु लिंक परियोजना, नवनेरा बैराज, ताजेवाला हेड हरियाणा से पानी लाने के लिए यमुना का डीपीआर मंजूर किया गया और ढेर सारे गांवों में हर घर तक जल जीवन मिशन से पानी पहुंचाने का काम किया गया। नरेंद्र मोदी सरकार ने 11 साल के अंदर 60 करोड़ गरीबों के लिए घर, शौचालय, बिजली, गैस, 5 किलो मुफ्त अनाज और इसके साथ साथ 5 लाख तक की फ्री दवाइयों का और इलाज का व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये सारी योजनाओं का क्रियान्वयन भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान में बहुत अच्छे तरीके से होता है। मगर मैं भजनलाल जी को एक और काम के लिए भी बधाई देना चाहता हूं। इन्होंने सहकारिता के सारे इनिशिएटिव में राजस्थान को देश में 1 से 5 नंबर में लाने का काम हमारे भजनलाल शर्मा ने किया है और आज राजस्थान में सहकारिता मजबूत हो रही है। मोदी जी के नेतृत्व में
देश 11वें नंबर पर से चौथे नंबर का अर्थतंत्र बन चुका है। इसके साथ साथ 27 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का काम भी हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। परंतु नरेंद्र मोदी जी ने सबसे बड़ा काम किया है देश को सुरक्षित करने का। और जो कांग्रेस के राज में ये देश आए दिन आतंकवादी हमलों से त्रस्त था। पहले उरी में हमला हुआ, मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा में हमला हुआ, एयर स्ट्राइक करी। और पहलगांव में हमला किया, ऑपरेशन सिंदूर कर पाकिस्तान के घर में जाकर आतंकवादियों के परछत्ते उड़ा दिए और एक मजबूत संदेश पूरी दुनिया को भेजा है कि भारत के नागरिक, भारत की सेना और भारत की सीमा इसके साथ छेड़खानी नहीं करते, वरना नतीजे भुगतने पड़ते हैं। और मोदी जी ने ये संदेश देकर एक समृद्ध, सुरक्षित और विकसित भारत के स्वप्न को सच्चा करने का, जमीन पर उतारने का काम किया है। भाइयों बहनों, आज सहकारिता क्षेत्र के इस सम्मेलन के माध्यम से इतनी विपरीत मौसम में भी आप सभी लोग इतनी विशाल संख्या में यहां आए हो। मैं हृदय से आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और विश्वास दिलाता हूं भारत सरकार और राजस्थान सरकार मिलकर राजस्थान के सहकारिता आंदोलन को और मजबूत करेंगे। न केवल मजबूत करेंगे, 2047 में जब भारत आजादी की शताब्दी मनाएगा, उस वक्त हमारा राजस्थान का सहकारिता क्षेत्र पूरे देश में 1 नंबर पर हो। इस तरह से इसका मजबूत खाका बनाने का काम करेंगे। मैं फिर से एक बार आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 2025 के वर्ष, सहकारिता वर्ष को मनाने के लिए आप इतनी विपरीत मौसम में यहां आए हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर जिन्होंने किया, वो सभी सेना के जवान और जिन्होंने ये मजबूत निर्णय किया, वो नरेंद्र मोदी जी के लिए दोनों हाथ उठाकर भारत माता का जयकारा लगाइए। सभी लोग अंत तक दोनों हाथ उठाए, जरा हाथ उठाओ भाई, मुट्ठी बींचो और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय गृह और सहकार और रोजगार उत्सव सम्मेलन में शामिल हुए केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह, जहां उन्होंने कहा कि जो बीते 100 साल हैं उसमें कोऑपरेटिव यानी सहकारिता का बड़ा योगदान रहा है, लेकिन आने वाले 100 साल जो हैं वो सहकारिता के ही हैं। मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।